हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम कोशेंट ग्रुप के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट में आपने देखा कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है और उसका ऑर्डर हम किस तरह से निकालते हैं, और एक क्वेश्चन हमने देखा था। अब कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर करने हैं सॉल्व इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास कि कंसीडर द ग्रुप क्वाटेरियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड इट्स सब ग्रुप H। इसका एक सब ग्रुप लिया है हमने H। इन दोनों सेट से आप अच्छी तरह से क्या है, फेमिलियर हैं, ठीक है। ऑब्टेन एलिमेंट्स ऑफ द कोशेंट ग्रुप QH बाय Q8 बाय H एंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स। हमें सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स ऑब्टेन करने हैं और उसके बाद ईच एलिमेंट का हमें ऑर्डर पता करना है। ऑल्सो ऑब्टेन द काइलेज टेबल ऑफ Q बाय Q8 बाय K वेयर K इज इक्वल टू प्लस माइनस I, ठीक है। तो अब किस तरह से करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये पता करना होगा कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इसके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से और उनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले वी नो डैट, हमें पता है कि जो H है ये नॉर्मल है Q सब 8 में, ठीक है। अब ये नॉर्मल है तो इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? Q सब 8 डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q सब 8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। ये किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। और H के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो जो इसका जो कोशेंट ग्रुप आएगा, यानी इसके जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ़ कोसेट्स होंगे H के, उनका जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये हो गया 2। अब एक बात और ध्यान देंगे कि जो Q सब 8 है, इसके जो डिस्टिंक्ट हमारे जो कोसेट्स थे वो कौन कौन से थे इसके अंदर? H एंड HB, ठीक है, H एंड HB। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? यहाँ पर जो H है उसका ऑर्डर क्या होगा? ये देखिए, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू H I के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि I किससे बिलोंग कर रहा है? H से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ HB की। ऑर्डर ऑफ HB तो हम कहेंगे कंसीडर HB की पावर 2, ठीक है। HB की पावर 2 का मतलब क्या है कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? HB इंटू HB, और एक किसके इक्वल होगा? HB स्क्वायर के। और B स्क्वायर यहाँ पर इक्वल है किसके? नेगेटिव ऑफ I के, ठीक है, H नेगेटिव ऑफ I। और आपको ये पता है कि नेगेटिव ऑफ I बिलोंग करता है किससे? H से बिलोंग कर रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा? H के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें कोशेंट ग्रुप लेते हैं तो जैसे मैंने H का यहाँ पर कोशेंट ग्रुप ऑफ यहाँ पर हमने हमारा जो सब ग्रुप है H है, तो यहाँ पर उस कोशेंट ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा? H ही होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि जब हमने HB का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या मिल रहा है? H मिल रहा है इस कोशेंट ग्रुप के आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ HB इज इक्वल टू 2। अब आप ये भी जानते हो कि Q8 बाय H, ये जो आपका कोशेंट ग्रुप है ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। और आप इसको जनरेट कर सकते हैं बाय एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q सब Q8 बाय H इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको HB से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। HB से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कर सकते हैं ये देख लो। सबसे पहले HB की पावर 1, फिर HB की पावर 2 जो कि किसके इक्वल है? H के इक्वल है। फिर HB की पावर 3 जो कि अगेन किसके इक्वल आएगा? HB इंटू H के, जो कि HB के इक्वल है। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। कौन कौन से? H एंड HB, ठीक है। तो अब आपको Q सब 8 के एलिमेंट्स भी पता चल गए, उनका ऑर्डर भी पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? एंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स का ऑर्डर पता है। H का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। और HB का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। ऑल्सो ऑब्टेन द काइलेज टेबल ऑफ Q सब 8 बाय K, और हमें K यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो Q सब 8/K है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। वो आएगा K, KA, KB एंड KAB। ठीक है, यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ Q8/K ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी की हमें कायले टेबल बनानी है। अब कायले टेबल आपको पता है हम किस तरह से बनाते थे। यहाँ पर K लिखोगे, यहाँ KA, यहाँ KB, यहाँ पर KAB और यहाँ पर K, KA, KB और KAB। ठीक है, यहाँ पर यूजुअल जो आपका जिस तरह से हम दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा क्या था, जो हमने डिफाइन किया था, hx इंटू hy इज इक्वल टू hxy। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको k ही मिलेगा। k को ka से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, क्योंकि आइडेंटिटी है तो ये ka ही आएगा, ये kb होगा और ये भी क्या आएगा, KAB आएगा, क्योंकि k यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है। अब अगेन ka को आप k से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ka को आपने आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आया, ka ही आएगा, यहाँ पर भी kb आएगा और यहाँ पर KAB आएगा। नाउ ka को आप ka से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। तो कुछ यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम देख लेंगे। जैसे KA को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं KA से, ध्यान रखिएगा कि K जो है वो क्या है, सब ग्रुप है Q8 का। ठीक है, क्या है, सब ग्रुप है Q सब 8 का, और A किससे बिलोंग कर रहा है, Q8 से। तो यहाँ पर KA क्या है, एक कोसेट है, कोसेट ऑफ K इन Q8। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, KA इंटू A, और यहाँ पर यह KA स्क्वायर, और यहाँ पर A स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू K, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि KA को KA से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, K आ रहा है। उसी तरह से KB को KB से मल्टीप्लाई करोगे, K आएगा। KAB को KAB से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी K आएगा। अगेन KA और KB को मल्टीप्लाई करोगे तो KAB आने वाला है। ठीक है, KA को KAB से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर KB आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कैसे, क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, KA को मल्टीप्लाई करना है KAB से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, KB आएगा, क्योंकि A स्क्वायर क्या बन जा रहा है वहाँ पर, आइडेंटिटी। ठीक है, फिर KB को इससे करोगे तो आ जाएगा KAB, और KB को इससे करोगे तो आ जाएगा KA। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन रह रही है आप उसको करके देख सकते हो। KAB को मल्टीप्लाई करेंगे KA से तो अगेन क्या आएगा, KB आएगा। ठीक है, KAB को मल्टीप्लाई करोगे KB से तो क्या आएगा, KA आएगा। तो ये हमारी जो कायले टेबल है वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप कायले टेबल इसकी बनाएंगे। आपको यूजुअल यहाँ पर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शो डैट G/H इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप वेयर G इज़ इक्वल टू GL सब 2R। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसका नाम है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसके अंदर जो भी मैट्रिसेस होंगे उनका ऑर्डर 2 होगा। और ये क्या है, ये है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ओवर R। इसके अंदर जो भी मैट्रिसेस होंगे उनका ऑर्डर 2 तो होगा, बट साथ ही साथ उनका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आई होप आप ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं इनसे अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। फिर आगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर डज G/H हैव। ठीक है, कि G/H के कितने ऐसे, मतलब कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, एंड व्हाट आर द पॉसिबल फाइनाइट ऑर्डर। सो फाइनाइट ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि उनका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और अगर फाइनाइट ऑर्डर्स वाले कितने एलिमेंट्स G/H में हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उससे रह गया है, उसको आगे कवर कर दूंगा मैं।
तो चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जी बाई एच के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो कोसेट होगा किसका, एच का, उसकी फॉर्म क्या होगी। हम लिखेंगे कि एनी कोसेट या एनी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच इज इन फॉर्म ऑफ ए इंटू SL2R। ठीक है, अब हम कहेंगे आगे ध्यान से देखना कि A डॉट SL2 सब R इज इक्वल टू B डॉट SL सब 2R। ये कब इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब B इन्वर्स A किससे बिलोंग करे, SL2R से बिलोंग करे। ठीक है, अब इसका SL2R से बिलोंग करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर B इन्वर्स ये एक तरह से क्या है, मैट्रिसेस हैं, क्योंकि A और B यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं। तो अगर ये स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ B इन्वर्स इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 1, और इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो कहने का मतलब ये है कि A डॉट SL2R, यानी A को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं SL2R से तो वो इक्वल होगा किसके, B डॉट SL2R के, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B के। ठीक है, अब सपोज करो, और यहाँ पर A और B किससे बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर A और B बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, G से, विच इज़ इक्वल टू GL2R। अब आप ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस दे सकते हो जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसके इक्वल नहीं है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स होंगे, या जो जी बाई एच के एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर्स होंगे। ठीक है, देखो हम लिखेंगे फॉर एनी n बिलोंग्स टू z। ठीक है, फॉर एनी n बिलोंग्स टू z, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 n, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो अब सपोज़ करो कि मैंने एक लिया A 1 0 0 1, फिर मैंने एक लिया B। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर्स में चेंज करते जाऊँगा, n के जगह पर 0 2 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने C ले लिया 1 0 0 3। ठीक है, इस तरह से आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स के मैट्रिसेस ले लिए। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि A डॉट SL2, जिसको भी मैं सिंपली H लिख रहा हूँ, ये इक्वल नहीं होगा B डॉट H के। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है। उसी तरह से B और C ये भी इक्वल नहीं हो सकते, B और C भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर B और C भी इक्वल नहीं हो सकते, और ना ही A और C इक्वल हो सकते। तो आप देख रहे हो कि ऐसे जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर as many as elements in G sub H as there are number of integers। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो जितने इंटीजर्स हैं उतने तो डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे ही होंगे, क्योंकि हर एक इंटीजर के लिए आपको एक यहाँ पर इस तरह का मैट्रिक्स मिला जिसका डिटर्मिनेंट क्या है
मतलब सपोज करो जो भी यहाँ पर इंटीजर होगा उतना ही उसका डिटर्मिनेंट होगा, और हर एक इंटीजर के लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, तो देर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स, इसका इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट है। तो और जी बाई एच क्या है, कोसेट ग्रुप जो है इन कोसेट्स का ही क्या है, सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब इससे ये पूछा गया कि ये बताइए कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर डज जी बाई एच हैव, कि भाई इस ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, मतलब फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, वो भी देखते हैं कैसे। तो सपोज करो कि लेट सबसे पहले A डज नॉट बिलोंग्स टू SL2R, ठीक है, एंड हम कहते हैं कि A डॉट मान लेते हैं कि A इंटू SL2 सब R इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर M। ठीक है, ये एक क्या है, एक कोसेट है। ठीक है, कोसेट है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, M है। इसके फाइनाइट ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि अगर आप A डॉट SL2R को M टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तब वो किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो ध्यान से देखेंगे, ये तो साइड की बातें थी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ऑर्डर M है तो A की पावर, देखो इसकी पावर M जो कि किसके इक्वल होगा, A की पावर M डॉट SL2R के इक्वल होगा, जिस तरह से हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को इस कोसेट में। तो इसी तरह से होगा A की पावर M इंटू SL2R, ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा SL2R के इक्वल आएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब A की पावर M बिलोंग करे किससे, SL2R से, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये तभी, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर M किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर M 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, -1 के इक्वल है। 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, ये हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कैन नॉट बी इक्वल टू 1 सिंस हमें पता है कि A जो है वो SL2 सब R से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी इससे बिलोंग करता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पर यही एक पॉसिबिलिटी बचती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन भी आप लगाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ी और जगह चाहिए होगी हमें। ठीक है, अब आपने ये देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। बट अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर करें जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर जो है वो बिलोंग कर रहा है SL2R से, A नहीं कर रहा है, A स्क्वायर बिलोंग कर रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 1 है। ठीक है, अब जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा वो H से बिलोंग करेगा, अपना स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A स्क्वायर इंटू SL2R किसके इक्वल होगा, SL2R के। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या समझ में आया आपको, इससे आपको ये समझ में आया कि अगर आप A डॉट SL2R का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है, तो आपको क्या मिल जाएगा, SL2R, जो कि क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G बाय H। ये क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G बाय H, और यही H यही तो है।
ठीक है। h हमारा क्या है, SL2 सब SL2R ही तो हमारा h है यहाँ पर, ठीक। तो ये आइडेंटिटी है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ A डॉट SL2R इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये पता चल गया इसका ऑर्डर, तो यहाँ पर हमें पता चला कि m की वैल्यू क्या है, 2 है। तभी तो जब m यहाँ पर 2 होगा तभी तो ये 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। क्या कहानी हुई, सबसे पहले हमने ये सपोज किया कि a जो है अपने सब ग्रुप H से बिलोंग नहीं कर रहा है, अभी उसको मैं जस्ट H कह रहा हूँ, ठीक है, H से बिलोंग नहीं कर रहा है। और हमने ये माना कि इसका ऑर्डर कुछ फाइनाइट ऑर्डर m होगा, ठीक है, 1 तो नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ इसका ऑर्डर है। और फिर हमने आगे देखा कि अगर m इसका ऑर्डर है तो इसकी पावर अगर हम m कर दे जो कि इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि a की पावर m किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है, और इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होना चाहिए। और फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -1 है। देन हमें और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता थी, जैसे कि डेल्टा ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए स्क्वायर के, तो ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया, क्योंकि डेल्टा क्या है हमारे पास -1 है। तब इससे हमें ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर किससे बिलोंग करेगा, h से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये h से बिलोंग कर रहा है, तब h से बिलोंग करने का मतलब आपके पास ये सीधा सीधा आपके पास प्रॉपर्टी है कोसेट की, और ये सिंपली किसके इक्वल होगा, जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया है वो इसके इक्वल है। और ये अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हमें पता है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ये तो हमने बात कही जब A बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, SL2 सब R से। अच्छा एक बात और, अब हमसे ये भी पूछा गया था, ऑर्डर तो हमने बता दिया, अब इसके लिए स्पेस थोड़ा और चाहिए। ऑर्डर तो हमने बता दिया कि ऑर्डर यहाँ पर 2 है जब A बिलोंग ना कर रहा हो किससे, अपने सब ग्रुप H से बिलोंग ना कर रहा हो, देन ऑर्डर ऑफ A इंटू SL2R किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि A हमारे पास जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ आपके पास कोसेट्स होंगे, ठीक है, या उतने नंबर ऑफ आपके पास कोसेट्स होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, जिनका ऑर्डर 2 के इक्वल होगा। तो बात आ जाती है कि अब A कितने हैं। अब हम कहेंगे कि देयर आर मैनी matrices of form 1b 1b minus 1, ठीक है, in GL2R where determinant of 1b and 1b minus 1 is equal to -1, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयर आर infinitely many matrices in this where determinant of all these matrices are -1। तो इसका मतलब क्या है कि A डॉट SL2R हमारे पास नंबर इनफाइनाइट इन नंबर होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट इन नंबर होंगे। तो फाइनाइट ऑर्डर वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर, G/H के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और जिसका भी डिटर्मिनेंट -1 होगा उसको अगर आप SL2R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो कोसेट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो अब आपको पता है कि A कोई भी इनमें से कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, कोई भी चूज़ करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि उसका ऑर्डर क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर,
ठीक है। फाइनाइट ऑर्डर कितना है यहाँ पर, ऑर्डर 2 है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, ये तो बता दिया हमने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो क्या था, हाँ, कि पॉसिबल, इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जब हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ these elements are 2 when A does not belongs to SL2R, ठीक है, उस केस में तो ऑर्डर 2 आ रहा है। और आपको पता है कि if A belongs to SL2R then A into SL2R की पावर 1 इसके इक्वल होगा, सिंपली SL2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A डॉट SL2R इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट है किसका, G/H का, या कोई भी कोसेट है SL2 सब R का, तो अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर है वो 2 ही हो सकता है, या तो वो उसका ऑर्डर 1 होगा या तो 2 होगा। 1 कब होगा, जब A जो है आपका SL2R से बिलोंग करेगा, और 2 कब होगा, जब वो SL2R से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए हमारे पास। और आपने ये देखा कि फाइनाइट ऑर्डर वाले कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ऑर्डर वाले उतने एलिमेंट्स होंगे जितने आपके पास इस तरह के मैट्रिसेस मिलेंगे आपको। क्योंकि इसी मैट्रिक्स, जैसे आपको मान लो इसको आपने इसको A के इक्वल चूज़ कर लिया, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर आपको हमेशा फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। तो ये क्वेश्चन अब जाके एंड होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कंसीडर अ ग्रुप G, एक अभी ग्रुप नहीं कहेंगे इसे, कंसीडर एक सेट है हमारे पास, अल्फ़ा बिलोंग्स टू C सच डेट अल्फ़ा की पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर सम m बिलोंग्स टू Z। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा, mth रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा, mth रूट ऑफ यूनिटी, या प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, फिर इसमें हमें ये शो करना है, शो डैट G इज़ अ सब ग्रुप ऑफ C स्टार। अब यहाँ पर ये क्या है, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्सो शो डैट कि U सब 10 इज़ नॉर्मल इन G एंड फाइंड द इंडेक्स ऑफ U सब 10 इन G। ये सब हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है, आपको ये पता है सॉल्यूशन, आपको ये पता है कि G क्या है, सबसेट है किसका, G क्या है, सबसेट होगा नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहे हैं। देन नेक्स्ट, अगर आप ये शो कर दो कि इस G के पास सारे ग्रुप होने की प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको पता है कि G हम क्या शो कर देंगे कि इसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि G इज़ नॉन एम्प्टी। क्यों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि भाई 1 तो यहाँ पर बिलोंग करेगा ही, आपको साफ दिख रहा है कि 1 की पावर आप कुछ भी रख लो वो 1 के इक्वल ही होगा, तो 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कहेंगे कि 1, कि हम कहेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू G। ठीक है, नाउ ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि 1 विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन G। तो इस G के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट, आपको ये पता है कि वी नो डैट, ये ऐसे करो, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू G। अब अल्फ़ा अगर G से बिलोंग करे तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की पावर m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम बोथ साइड अल्फ़ा की पावर -m से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा की पावर -m को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा की पावर m से, और 1 इंटू
तो ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये तो 1 के इक्वल आएगा और एक इसका लगाया अल्फ़ा की पावर माइनस m के इक्वल, और आप इसको लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर -1 और इसकी पावर m। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, बाय डेफिनेशन हमें ये पता चल रहा है, और हम कहेंगे कि इट इम्प्लाइज अल्फ़ा की पावर -m ऑल्सो बिलोंग्स टू g। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा जो कि g से बिलोंग करे, उसका इन्वर्स भी g से बिलोंग करेगा। ये हमने यहाँ से क्लियरली देख लिया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हमें लास्ट में ये दिखाना है कि क्लोज्ड है, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, कहेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू जी, देन इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा की पावर m इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू बीटा की पावर m, n ले लो, यहाँ पर एक अलग नंबर लेंगे, फॉर सम mn बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप ये लेते हो अल्फ़ा बीटा की पावर mn, ठीक है, ये क्या है, अगर m और n इंटीजर है तो mn जो इनका प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा की पावर mn इनटू में बीटा की पावर mn। अब आपको पता है यहाँ से कि अल्फ़ा की पावर m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और इसकी पावर n क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो गया। उसी तरह से बीटा की पावर mn भी 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन अल्फ़ा बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, तो ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम कहेंगे हेंस G इज सब ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या है, ये सब ग्रुप है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑल्सो शो डैट कि u सब 10 इज़ नॉर्मल इन G, हमें ये दिखाना है कि इसके अंदर नॉर्मल है। अब आपको यहाँ पर सिंपली ये पता है कि जो G है यहाँ पर अबेलियन होगा, ठीक है, यहाँ पर G इस ग्रुप से, मतलब ये सेट से आपको पता चल रहा है कि क्या है, अबेलियन है। तो अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो सबसे पहले तो ये शो कर रहा है कि वो सब ग्रुप होगा। अब आपको ये पता है, वी नो डैट कि u सब 10 सबसेट होगा G का, ठीक है, ये इसका G का सबसेट है, और जो G है, एक मिनट, और G हमारा सब ग्रुप है किसका, एक मिनट, ओके, यहाँ पर जो u सब 10 है ये सब ग्रुप होगा किसका, G। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो पॉइंट मिस हो गया था। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोई भी, जैसे आपने 10th रूट ऑफ यूनिटी, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका अगर आपने एक सेट बना लिया है तो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, और वो किसके सब ग्रुप होते हैं, इसके सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब ये इसका सब ग्रुप है, इसके पास ग्रुप होने की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमने यहाँ से देखा कि u सब 10, हमें ये भी पता चल रहा है कि u सब 10 इज़ सबसेट ऑफ G। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज़ कि u सब 10 इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। पहली बात, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, यानी ये इसका क्या है, सबसेट है। दूसरी बात कि u सब 10 सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका मतलब कि इसके पास ग्रुप होने की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको मिलाकर और इसको मिलाकर हम कह सकते हैं कि u सब 10 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। हम कहेंगे कि सिंस G इज़ अबेलियन, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंस G इज़ अबेलियन u सब 10 इज़ नॉर्मल इन G, u सब 10 G में क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब बात आती है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है,
क्योंकि हमें क्या, ओके एक मिनट, ये कहाँ से हट गया। नाउ वी हैव टू फाइंड index of u sub 10 in g which is equal to order of g divided by u10, क्योंकि सिंस हमें पता है कि g u sub 10 is नॉर्मल इन g, तो सिंपली आपको इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स पता करने हैं कितने हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। नाउ लेट p be a prime number, p be a prime such that p does not divide 10, ध्यान देना, and zeta be a pth root of, या zeta be a primitive pth root of unity। ठीक है, pth root of primitive be a primitive pth root of unity। ठीक है, देन ध्यान देंगे कि अगर आप इस जीटा को u सब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा u10 के। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि जीटा की पावर 10 इक्वल नहीं है 1 के। क्यों इक्वल नहीं है? अब जीटा क्या है? पेथ रूट ऑफ या प्रिमिटिव पेथ रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब कि अगर आप जीटा की पावर p रखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा इन दिस स्पेसिफिक केस। ठीक है, बट जीटा की पावर 10 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर ये लिया है ना कि p 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, इस वजह से। मान लो p 10 को डिवाइड करता तब क्या होता? ठीक है, मान लो इफ़ p डिवाइड्स 10, देन उस केस में क्या होता? देन हम 10 को लिख सकते थे पी एन, वेयर n बिलोंग्स टू z। z यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप 10 के जगह पर जीटा की पावर 10 को आप किसके इक्वल लिख सकते थे? जीटा की पावर p और इसकी पावर n, तो ये किसके इक्वल? और जीटा की पावर p क्या है? 1 के इक्वल है। और 1 की पावर कोई भी इंटीजर रखो वो 1 के इक्वल ही आएगा। अगर ये 1 के इक्वल हो जाता तो बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स जो आपका ये जीटा है ये u सब 10 से बिलोंग करता। ठीक है, u सब 10 से बिलोंग करता। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि पता रहे कि हाँ अगर p डिवाइड करता तो क्या होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 और 5 को हमने यहाँ पर अभी एक्सक्लूड कर दिया। और मैं लास्ट में आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के एंड में कि ऐसा क्या है 2 और 5 में। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर जीटा की पावर 10 अगर 1 के इक्वल नहीं है तो आपको पता है जिस तरह से u सब 10 डिफाइंड है कि जीटा की पावर जो जीटा है वो बिलोंग नहीं करेगा u सब 10 से। और प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स आपको जो पता है उसके अकॉर्डिंग अगर जीटा u सब 10 से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। उसी तरह से जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं और उसमें कई सारे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब सपोज़ करिए कि हम लेते हैं जीटा 1 u सब 10, ये इक्वल नहीं होगा जीटा 2 u सब 10 के इफ़, अच्छा अभी नहीं, ये दोनों क्या हैं? कोसेट्स हैं। किसके? u सब 10 के। तो अगर हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है फॉर मैनी, मतलब फॉर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके जो नंबर ऑफ कोसेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, वो इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि दो कोसेट किसके इक्वल होने की कंडीशन क्या है। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब जीटा 1 और जीटा 2 का इन्वर्स और इसकी पावर 10 किससे बिलोंग करेगा, किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सॉरी, अब ये कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। देखो आपको पता है कि एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच,
ठीक है। ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब y इन्वर्स x बिलोंग करे किससे, y इन्वर्स x बिलोंग करे किससे, h से, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। मैं थोड़ा सा ना राइट कोसेट से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो राइट कोसेट ले लेते हैं यहाँ पर। u सब 10 ज़ीटा सब 1 इज इक्वल टू u सब 10 ज़ीटा 2। तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ज़ीटा 1 और ज़ीटा 2 का इन्वर्स किससे बिलोंग करे, u सब 10 से बिलोंग करे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी पॉसिबल हो सकता है जब ज़ीटा 1 और ज़ीटा 2 की पावर -1 की पावर 10 किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। और इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ज़ीटा 1 की पावर 10 इक्वल हो ज़ीटा 2 की पावर 10। अब हम सपोज करते हैं कि इफ़ ज़ीटा 1 एंड ज़ीटा 2 आर primitive roots of primitive p1th and p2th root of unity such that p1 does not divides 10 and p2 does not divides 10। क्या कह रहा है ये कि सपोज करिए यहाँ पर ज़ीटा 1 और ज़ीटा 2 क्या है, प्रिमिटिव पीथ p1 एंड p2 रूट्स ऑफ यूनिटी है। यानी जो ज़ीटा 1 है वो p1 रूट ऑफ यूनिटी है और यहाँ पर जो ज़ीटा 2 है वो p2 रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये 10 को डिवाइड नहीं करेंगे तो अगर आप ज़ीटा की पावर 10 लिखते हैं और ज़ीटा की पावर यहाँ पर ज़ीटा की पावर 10 या ज़ीटा 2 की पावर 10 लिखते हैं तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकते, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये p1 रूट है और ये p2 रूट है, ये सॉरी ज़ीटा 1 जो है p1 रूट है और ज़ीटा 2 जो है वो p2 रूट है। और यहाँ पर p1 और p2 दोनों ही 10 को डिवाइड नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा, हम कहेंगे देन ज़ीटा 1 की पावर p1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीटा 2 की पावर p2, ठीक है। अगर p1 और p2 अगर 10 को डिवाइड नहीं करते तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर नहीं करेंगे डिवाइड तो 1 के इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़ीटा 1 और ज़ीटा 2 का इन्वर्स और उसकी पावर 10 कभी भी सॉरी यहाँ पर हमें कुछ और लिखना था। p1 और p2 वो तो होंगे ही, ज़ीटा 1 की पावर अगर आप 10 लेते हो और अगर ज़ीटा 2 की पावर आप 10 लेते हो तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ज़ीटा की पावर 10 जो होगी वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी और ज़ीटा 2 की पावर 10 भी 1 के इक्वल नहीं होगी, जैसा जो कि रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि क्यों ज़ीटा की पावर 10 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कि ज़ीटा 1 और ज़ीटा 2 इन्वर्स की पावर 10 ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीटा 1 ज़ीटा 2 इन्वर्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू u सब 10। और इसका मतलब ये हुआ कि कि u सब 10 ज़ीटा 1 इज़ नॉट इक्वल टू u सब 10 ज़ीटा 2। ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं, हाँ अब ये इक्वल नहीं है तो आपको पता है कि देयर आर infinitely many primes
which does not divide 10। तो जो इतने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास प्राइम नंबर है जो कि 10 को डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से ये कह सकते हो देन देयर आर infinite number of cosets of u sub 10, that is index of g sub u10 is infinite। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनके कोशेंट ग्रुप में g बाय h जो इसका कोशेंट ग्रुप है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इस तरह के आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है।